गुड मॉर्निंग। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 7 चैप्टर 2 प्राणियों में पोषण। इसका आज हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 जो है वो प्राणियों में बेसिक जो होता है पोषण के बारे में, उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम कुछ प्राणियों में पोषण की जो प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले हमें एक, जैसे आपके बुक के अंदर एक लाइन दे रखी है अद्भुत सत्य के नाम से, अद्भुत सत्य। तो ये क्या है, तो इसके बारे में हम देखते हैं कि जो स्टारफिश या तारा मछली होती है, स्टारफिश या जिसको हम बोलते हैं तारा मछली, स्टारफिश या तारा मछली। अब इनका जो आहार होता है का आहार, ये आहार है वो क्या ग्रहण करती है, तो इनका जो आहार होता है वो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु। कैल्शियम कार्बोनेट जिसका सूत्र होता है CaCO3 के कठोर कवच वाले जंतु। ये कठोर कवच वाले जो जंतु होते हैं जिनका कंकाल जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु है वो स्टारफिश या तारा मछली का आहार होता है। अर्थात आहार के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट के कवच वाले जंतुओं को अवशोषित करती है। ठीक है। अब ये जब अवशोषण की प्रक्रिया होती है तो कवच खोलने के बाद ये अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है। ये है कवच खोलने के पश्चात अपने मुख से आमाशय बाहर निकालती है। ठीक है। अपने मुख से क्या करेगी, ये आमाशय को बाहर निकालेगी। ठीक। अब उसके बाद में इसमें देखते हैं और जंतु के कोमल भागों को खाकर और ये कोमल भाग वापस शरीर में चला जाता है और आहार धीरे धीरे पचता है। ठीक है। अब देखो, जैसे ही ये अपने मुख से आमाशय को बाहर निकालेगी तो इसका आमाशय बाहर आ गया, तो बाहर आने के पश्चात ये है जंतुओं के कोमल भागों को खा लेती है। ये जंतुओं के कोमल भागों को क्या करेगी, खा लेती है। उसके पश्चात बताओ क्या होगा, जब खाने के पश्चात आमाशय जो है किनका, इस स्टार मछली का या तारा मछली का आमाशय वापस शरीर के अंदर चला जाता है, वापस शरीर के अंदर चला जाता है। ठीक है। तो ये आपको तारा मछली के बारे में ध्यान रखना है कि तारा मछली जो होती है उनका आहार क्या होता है, वे जीव जिनका बाह्य कंकाल जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से। अब ये क्या करती है, जब इनके पास में कोई आहार आता है तो उस स्थिति में ये अपने आमाशय को शरीर से बाहर निकाल लेती है और बाहर निकालने के पश्चात जो भी आहार उनके आमाशय के नज़दीक आता है तो उनके कोमल भागों को ये क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, अंतर्ग्रहित कर लेता है। उसके पश्चात खाने के बाद में आमाशय अपने शरीर के अंदर पुनः लेके चली जाती है। ठीक है। अब अगला हमारा पॉइंट रहेगा मानव में पाचन। तो मानव में पाचन इम्पोर्टेंट है और ये तो कुछ बेसिक बातें जो हमने पढ़ी। अब मानव में पाचन जो है वो कैसे होते हैं, तो पाचन के अंग कौन कौन से होते हैं,
तो वो जो सब है वो हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। तो अगला हमारा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा मानव में पाचन। मानव में पाचन, ठीक। अब हमें पता है कि जो मनुष्य है, ठीक, मनुष्य क्या करता है, अपने मुख से भोजन का अंतः ग्रहण करता है। तो मनुष्य में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भोजन का अंतः ग्रहण, तो आपको ये मुख्य बातें हैं आपके अकॉर्डिंग, ये आपको अच्छे से याद रखनी है। अंतः ग्रहण किस अंग से होता है, तो भोजन का अंतः ग्रहण किसके द्वारा होता है, मुख द्वारा होता है। अंतः ग्रहण का मतलब है भोजन को शरीर के अंदर भेजने का जो प्रक्रम होता है, उस प्रक्रम में सबसे पहले भोजन कहाँ आएगा, मुख के अंदर प्रवेश करेगा। तो मनुष्य में भोजन का अंतः ग्रहण किसके द्वारा होता है, मुख के द्वारा होता है, ठीक है। अब उसके बाद में ये मुख से भोजन कहाँ जाएगा, मुख से ये ग्रसनी, उसके बाद में ग्रसिका, उसके बाद में आमाशय, उसके बाद में छोटी आंत, फिर बड़ी आंत। तो वहाँ पे भोजन का पाचन और अवशोषण हो जाता है। उसके पश्चात जो अपचित भोजन है, अपशिष्ट है, वो जो हमारे गुदा द्वार है उसके द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अर्थात हम बोल सकते हैं मलाशय में जाता है और मलाशय गुदा द्वार से जुड़ा होता है। तो वहाँ से उस अपशिष्ट भोजन को समय समय पर जो पेशियाँ होती हैं उनके संकुचन से बाहर निकाल दिया जाता है या बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। अब उसमें जो पाचन हो गया, तो पाचन होने के पश्चात उसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, भोजन का उपयोग करते हैं पाचन होने के पश्चात। और उपयोग हो गया उसके बाद में क्या करते हैं, पाचन के पश्चात उपयोग, और उससे हमें ऊर्जा मिलती है और हम अपनी दैनिक जितने भी क्रियाएं होती है उन दैनिक क्रियाओं को संपूर्ण करते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा कि जो अपचित भोजन होता है उसको मल के रूप में जो है वो शरीर से बाहर मलाशय में इकट्ठा करके शरीर से बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। अब हमें ध्यान रखना है कि क्या हमने कभी ये सोचा है कि हम भोजन मुख से करते हैं, उसके बाद में उसका होता क्या है। तो ये जो संपूर्ण प्रक्रम होता है उसमें कौन कौन सी जो प्रक्रियाएं हैं वो होती है, तो वो सब जो है वो हम आगे इसमें देखेंगे कि भाई होता क्या है। तो भोजन सबसे पहले यहाँ मुख में आया, उसके बाद में एक सतत नली होती है लगभग 10 मीटर लंबी सतत नली होती है। तो उस नली के द्वारा भोजन है वो पूरे शरीर में, अर्थात जो आहार नाल होता है, आहार तंत्र होता है, उस पूरे तंत्र में वो घूमता रहता है और सभी जो प्रक्रियाएं होती है वो उसके अंदर संपन्न होती है, ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि मानव के पाचन तंत्र के कौन कौन से भाग होते हैं। मानव के पाचन तंत्र के भाग, तो मानव जो है उसके पाचन तंत्र के कौन कौन से भाग होते हैं, तो वो आपको इसमें ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले इसमें आता है मुख गुहिका, जिसको बक्कल कैविटी बोलते हैं, मुख गुहिका। इसको हम ये जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं मुख गुहिका। तो सबसे पहला जो भाग होता है वो होता है मुख गुहिका। सेकंड इसका जो भाग होता है वो होता है ग्रास नली या ग्रसिक, ग्रास नली या ग्रसिका। तो सेकंड भाग होता है ग्रास नली या ग्रसिका। उसके बाद में आमाशय, थर्ड जो भाग होता है वो आमाशय। आमाशय तो देखो मुख गुहिका ये हो गई। उसके बाद में ग्रसनी या ग्रास नली होती है,
और उससे जस्ट जुड़ी ये नली होती है, यहाँ पे जो चेस्ट होता है वो होती है ग्रसिका। तो ग्रास नली और ग्रसिका। उसके बाद में आमाशय। आमाशय के बाद में जो चौथा भाग होता है वो होता है क्षुदांत्र। क्षुदांत्र जिसको हम बोलते हैं छोटी आंत। किसके नाम से जानते हैं? छोटी आंत। और अगला जो भाग होता है वो होता है बृहदांत्र। बृहदांत्र इसको क्या बोलते हैं? बड़ी आंत। किस नाम से जानते हैं इसको? बड़ी आंत से जानते हैं। और लास्ट जो होता है वो होता है मलद्वार या गुदा। जो नेक्स्ट भाग होता है उसका वो होता है मलद्वार या गुदा द्वार। तो ये सामान्यतः जो पाचन तंत्र होते हैं उसके सामान्यतः 6 भाग होते हैं और ये सभी भाग मिलकर किसका निर्माण करते हैं? पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो हम बोल सकते हैं यह सभी भाग मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। ये सभी भाग मिलेंगे और किसका निर्माण करेंगे? पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो आपको क्वेश्चन यही बनता है कि मानव में पाचन तंत्र के कौन कौन से भाग होते हैं? मुख गुहिका, ग्रास नली या ग्रसिका, आमाशय, क्षुदांत्र या छोटी दांत या बृहदांत्र या बड़ी आंत, और लास्ट में आता है मलद्वार या गुदा द्वार। और ये सभी भाग मिलकर किसका निर्माण करते हैं? पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो भोजन की प्रक्रिया होती है, तो जैसे जैसे भोजन जो होता है इन भागों में प्रवेश करता है। जैसे मान लो सबसे पहले भोजन किस में आएगा? मुख गुहिका में, फिर ग्रास नली या ग्रसिका में, आमाशय, क्षुदांत्र, छोटी आंत, उसके बाद में मलद्वार। ठीक है। और या फिर इसको हम बोल सकते हैं गुदा द्वार। तो हम बोल सकते हैं कि जैसे जैसे भोजन जो है वो पाचन तंत्र के विभिन्न भागों में प्रवेश करता है, वैसे वैसे भोजन का जो क्रमिक रूप से जो पाचन है वो शुरू हो जाता है। भोजन का क्रमिक रूप से पाचन की जो प्रक्रिया होती है वो शुरू हो जाती है। ठीक है। अब उसके बाद में हम देखते हैं सामान्यतः जो बेसिक होता है इसमें हम देखते हैं, जैसे हम प्रत्येक भाग के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मुख गुहा। ठीक है। अब मुख गुहा में होता क्या है? मुख गुहा जो होती है या मुख होती है, अब सबसे पहले भोजन को मुख गुहा में भेजा जाता है। मुख गुहा में जो जीभ होती है, पेशी अंग होता है जो मांसपेशियों से निर्मित होती है, उस मांसपेशियों से निर्मित संरचना के ऊपर लाला ग्रंथि पाई जाती है, लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। उन लार ग्रंथियों के द्वारा विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स जो है उनका स्राव किया जाता है, जिसे सामान्यतः लारीय एमाइलेज के नाम से जानते हैं। तो लारीय एमाइलेज जो एंजाइम होता है उस एंजाइम का स्राव लाला ग्रंथियों के द्वारा किया जाता है, जो भोजन के पाचन में प्रमुख भूमिका निभाता है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि भोजन के पाचन में खासकर जो स्टार्च होता है, तो उस स्टार्च के पाचन में ये प्रमुख रूप से भूमिका निभाता है। ठीक है। उसके साथ ही मुख के अंदर दांत होते हैं। सब शरीर के सबसे कठोर भाग होते हैं दांत सामान्यतः। इनेमल जिसको हम बोलते हैं, क्वेश्चन आता है कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ इनेमल होता है, तो उनसे निर्मित जो दांत होते हैं वो दांत पाए जाते हैं। और दांत जो होते हैं वो बच्चों में, मानव जो होता है उसमें द्विबारदंती होते हैं दांत। इसका मतलब बोल सकते हैं कि उसके जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं। जो प्रारंभ के दांत होते हैं उन दांत को दूधिया दांत बोलते हैं। ठीक है। और उसके साथ जो उसके बाद में दांत आते हैं उसको स्थायी दांत बोलते हैं। ठीक। ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं।
दांत जो होते हैं वो मसूड़ों के अंदर फिक्स होते हैं, अर्थात मसूड़ों जो पेशियों से निर्मित संरचना होती है उसके अंदर ये धंसे रहते हैं और मसूड़ों के द्वारा ये एक निश्चित स्थिति में बने रहते हैं। ठीक, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। उसके बाद में जो बच्चों में दूध या दांत होते हैं उनकी संख्या 14 होती है। उसके बाद में दांत जो स्थायी दांत होते हैं तो दांतों की संख्या बढ़ती है। तो प्रारंभ में जो अवयस्क होते हैं उनमें 28 दांत होते हैं। उसके बाद में जो दांतों की संख्या वो टोटल कितनी हो जाती है, 32 हो जाती है। सामान्यतः जो दांत है उसके बारे में हम आगे विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं कि भाई दांत जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें आप बेसिक सी ध्यान रखना, दांत जो होते हैं वो सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रत्नक, अग्रस्वर्णक और चवर्णक। ठीक, उसके बाद में जो मुख है वो बोलस के रूप में इधर जो ग्रसनी होती है उसके माध्यम से ग्रसिका और ग्रसिका से फिर आमाशय में जाता है। आमाशय की भित्ति से कुछ एसिड का स्राव होता है, एचिल एसिड का स्राव होता है, उसके साथ जो श्लेष्मा है वो स्रावित होती है। तो ये सब मिलके भोजन को लसलसा भोजन के साथ आए हुए बैक्टीरियाओं को नष्ट करता है। उसके पश्चात जो भोजन है वो छोटी आंत में प्रवेश करता है जहाँ से भोजन का अवशोषण स्टार्ट हो जाता है। पाचन तो होता है, साथ ही अवशोषण की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। उसके बाद में भोजन है वो बड़ी आंत में जाता है। तो वहाँ पे जो जल के साथ आए या भोजन के साथ आए कुछ जल या कुछ लाभदायक पोषक तत्व है उनका वहाँ पे अवशोषण हो जाता है। उसके बाद में जो भोजन है वो बड़ी आंत से होता गया जो अपशिष्ट के रूप में बचता है वो मलाशय में इकट्ठा हो जाता है और मलदार के द्वारा उसको शरीर से बाहर कर दिया जाता है। तो ये आपको ये बेसिक रूप से इतना जो है वो आपको ध्यान में रखना है। तो हमने देखा था कि अंतःग्रहण मुख के द्वारा होता है। ठीक है, उसके बाद में जो हम बोलते हैं कि आमाशय की आंतरिक भित्ति, खासकर आमाशय की आंतरिक भित्ति, आमाशय की आंतरिक भित्ति, उसके साथ एक क्षुद्रांत्र और आहार नाल से संबंध विभिन्न ग्रंथियां, क्षुद्रांत्र या छोटी दांत हम बोलते हैं, या आहार नाल से संबंधित, आहार नाल से संबंधित विभिन्न ग्रंथियां। ठीक है, जो भी ग्रंथियां हैं आहार नाल से संबंधित, जिसमें मुख्यतः यदि हम बात करें तो लाला ग्रंथि है, लाला ग्रंथि या जिसको हम सामान्यतः लार ग्रंथि बोलते हैं। साथ ही यकृत और अग्नाशय, यकृत जो लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, और उसके साथ में जैसे अग्नाशय, ये मुख्य रूप से ग्रंथियाँ हैं वो काम में आती है और ये पाचक रस स्रावित करती है। क्या करती है? पाचक रसों का स्राव करती है। और ये जो पाचक रस है वो जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में तोड़ने का कार्य करता है। ये है पाचक रस। जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में तोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, तो जो जटिल खाद्य पदार्थ होते हैं उनको सरल खाद्य पदार्थों में तोड़ने का कार्य इन्हें ग्रंथियों द्वारा स्रावित अम्लों के द्वारा किया जाता है, या स्रावित स्राव होता है उनके द्वारा किया जाता है। अब हम बोल सकते हैं आहार नाल व इनसे संबद्ध सभी ग्रंथियां, आहार नाल व इनसे संबद्ध सभी ग्रंथियां
मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है, मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है। तो ये सभी आपस में मिलकर किसका निर्माण करेंगी? पाचन तंत्र है उसको निर्मित करती है। ठीक है, तो ये आपको इसमें कुछ मुख्य बातें हैं वो ध्यान में रखने की आवश्यकता है। ठीक, अब उसके बाद में हम देखते हैं कि जो पाचन तंत्र होता है उसके कौन कौन से भाग होते हैं। तो इसको हम एक डायग्राम के द्वारा जो पाचन तंत्र की संरचना है उसको समझने वाले हैं। तो ये आपको डायग्राम है वो ध्यान में रखना है। ठीक है, अब सामान्यतः यदि हम पाचन तंत्र का डायग्राम बनाएं तो हम देखते हैं कि ये जैसे ये कुछ ठीक है, तो ये जैसे ये नासा द्वार है और ये यहाँ पे मुख गुहा है। ठीक, अब उसमें हम देखते हैं कि यहाँ से ये वाला भाग होता है, उसके बाद में यहाँ पे होता है आमाशय इस प्रकार, यदि हम आमाशय की संरचना बनाएं इस प्रकार आमाशय, ठीक है, और ठीक यहाँ पे अग्नाशय होता है और ये जो लीवर होता है वो बार्स होता है जिसको लीवर या यकृत हम बोलते हैं। और उसके बाद में ठीक है, ये अग्नाशय वाली जो संरचना है वो होती है। ठीक, तो अग्नाशय हो गया, इसको हम बोलते हैं यकृत, और ये होता है पित्ताशय। ठीक, और उसके बाद में ये वाला जो भाग होता है यहाँ पे, ये वाला जो भाग होता है उसको बोलते हैं बड़ी आंत। ठीक है, तो ये आपको इसमें कुछ बातें हैं वो ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और इसके अंदर ये जो भाग होता है ये छोटी आंत है। तो आपको इसमें बेसिक सी ये ध्यान में रखना है कि ये मुख गुहा और ये आमाशय है
ठीक। और अमाशय के बाद में ये अग्नाशय, ये यहाँ पे जो ग्रहणी वाला भाग होता है, ग्रहणी, और उसके बाद में ये बृहदांत्र होता है और ये क्षुदांत्र होता है, और ये वाला जो भाग होता है उसको मलाशय या गुदाद्वार कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मलाशय या गुदाद्वार के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये सामान्यतः एक बेसिक संरचना हमने बनाई है, ठीक है, जिसमें जो पाचन तंत्र है इसके कौन कौन से भाग होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमने देखा ये मलाशय, ये गुदाद्वार, और उसके जस्ट ऊपर क्या होता है? मलाशय होता है। तो गुदाद्वार और उसके जस्ट ऊपर क्या पाया जाता है? मलाशय पाया जाता है। अब देखते हैं इसकी बेसिक जो संरचना को हम किस प्रकार से जो है वो समझ सकते हैं। तो मानव का यदि हम पाचन तंत्र की बात करें तो पाचन तंत्र में ये ऊपर नासा द्वार होता है, ये कपाल या खोपड़ी होती है, ये मुख गुहा होती है, और यहाँ से भोजन का क्या होता है? अंतः ग्रहण होता है। और ये जो वाला भाग होता है इसको बोलते हैं ग्रसिका, ये, और ये होता है ग्रसनी, ग्रसिका या ये ग्रास नाल। ठीक है, तो इसके सामान्यतः पाचन तंत्र के भाग होते हैं। तो सबसे पहले नासा द्वार, मुख गुहा। तो मुख गुहा से भोजन का अंतःग्रहण होता है। यहाँ पे लाला ग्रंथि होती है, जो जीभ होती है, जीवा होती है, उस जीवा के ऊपर लाला ग्रंथि पाई जाती है। उन लाला ग्रंथियों में एंजाइम्स होते हैं, लाल ये एमाइलेज, ये भोजन के साथ मिलता है और कुछ स्टार्च से उसका पाचन कर देता है। उसके पश्चात जो भोजन है यहाँ से इससे ग्रसनी से होता हुआ, ग्रसिका या ग्रासनाल एक लंबी नली होती है, उसके द्वारा कहाँ पे आता है? आमाशय में प्रवेश करता है। उसके साथ आमाशय की जो भित्तियाँ होती है, उन आमाशय की भित्तियों के द्वारा कुछ एसिड, श्लेष्मा, अर्थात हम बोल सकते हैं श्लेष्मा और HCl एसिड जो होता है उसका स्राव होता है। तो ये क्या करता है? उसके साथ एसिड आता है, वो भोजन के साथ आए जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको नष्ट करता है। साथ ही जो श्लेष्मा है वो अंदर यदि अम्ल की मात्रा अधिक है और वो अम्ल इस भित्तियों के ऊपर कोई प्रभाव ना कर पाए, इसलिए उस श्लेष्मा उसको कम करने का कार्य करता है। उसी के साथ इसी से भाग ये ग्रहणी में खुलता है। साथ ही उससे रिलेटेड संरचना होती है, अग्नाशय होती है, ग्रंथि है एक, साथ ही एक यकृत, शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो यहाँ पे स्थित होती है, और उसी के नज़दीक क्या पाया जाता है? पित्ताशय पाया जाता है। और ये सब जो संरचनाएं हैं, आमाशय से भोजन है वो कहाँ जाता है? उसी छोटी आंत में एक लंबी नली नुमा संरचना होती है, सामान्यतः 6 या 7 मीटर लंबी होती है। तो वहाँ से होता हुआ भोजन में जो पाचन की जो प्रक्रिया होती है वो इस भाग में संपन्न होती है, और उसके साथ जो भोजन होता है, तो भोजन है वो पाचन और अवशोषित होता हुआ जो बच गया भोजन पेस्ट के रूप में वो किस में आता है? बड़ी आंत में प्रवेश करता है। ठीक है, और बड़ी आंत में प्रवेश करने के पश्चात यहाँ भोजन में के साथ जो जल और कुछ लाभदायक यदि आयंस आए हैं तो वो उनका अवशोषित कर लिया जाता है, और बचा हुआ अपचित जो भोजन होता है वो इससे मल द्वार या मलाशय में इकट्ठा हो जाता है और मल द्वार के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। तो ये क्या एक बेसिक जो है वो पाचन तंत्र के बारे में हमने जाना एक डायग्राम के द्वारा। अब हम अगला जो हमारा वीडियो रहेगा तो उस वीडियो के अंतर्गत हम हर जो प्रत्येक भाग होता है उनके कौन कौन से कार्य होते हैं तो उनको हम विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं।